हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट किया है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह एक्सप्लेन किया। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डाइजेशन प्रोसेस समझाई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज जो हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं जाए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये रहे कि हम पूरा कवर कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आज का जो लेक्चर है वो एनसीईआरटी बुक से ही प्रिपेयर किया है और आपको उसी से ही मैं बता रही हूँ। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन में इसमें बताया गया है सिंपली एक प्रोसेस से कि एनवायरनमेंट में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और हम जो रेस्पिरेशन में गैस इवॉल्व करते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो दोनों की टेस्टिंग किस तरह से होती है। हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया। फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर मतलब कि हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब में वाटर लेके थोड़ा सा उसमें चूना मिलाया और उसे हमने छान लिया, फिल्टर कर लिया। तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होगा। और उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में हमने एक तरफ अपने माउथ से CO2 पास करी और दूसरी तरफ हमने पिचकारी से CO2 पास करी। तो हम देखेंगे दोनों में ही क्या होगा, जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाएगा। और इस प्रोसेस से हमें ये पता लग रहा है, इस एक्टिविटी से हमें ये पता लग रहा है एनवायरनमेंट एज वेल एज ह्यूमन रेस्पिरेशन दोनों में ही जो रिलीज़ होती है या जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी है, CO2 गैस प्रेजेंट है। इसके बाद एक एक्टिविटी और बताई है जिसमें आपको फर्मेंटेशन से रिलेटेड बताया गया है। फर्मेंटेशन क्या होता है, देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक हम ये समझें ईस्ट वगैरह जो होते हैं वो दरअसल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन जो करते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि आपको क्या करना है, एक शुगर सॉल्यूशन या फ्रूट जूसेस लेने हैं और उसमें थोड़ी सी ईस्ट मिला देनी है। फिर एक टेस्ट ट्यूब में वही आपको कॉर्क लगा के और पूरा ऐसे बेंट ग्लास से उससे गैस जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में पास करनी है। तो फिर ये ऑब्जर्व करना है कि क्या यहाँ भी लाइम वाटर मिल्की हो रहा है। यस, यहाँ भी क्या होगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर जो गैस रिलीज़ होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। बट यहाँ जो ये प्रोसेस है ये फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन क्यों है, क्योंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब देखिए, हम आगे पढ़ने से पहले हम ये समझें व्हाट इज़ मीन बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसके पहले हम रेस्पिरेशन के बारे में समझें व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। देखिए, जो डाइजेशन वाला चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा, फूड डाइजेस्ट हो गया। फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो अपने कंस्टिट्यूएंट में मॉलिक्यूल में छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो गया। अब ये ब्रेक डाउन हमने देखा था न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायर्ड था, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, गैन एनर्जी। अब एनर्जी क्या सिर्फ डाइजेशन से हो गई है, हमको मिल गई है? नहीं, जब तक उस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो वो किसके थ्रू होता है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में। दरअसल ये जो फूड मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमारे ब्लड के हर ऑर्गन तक या ब्लड के थ्रू हर पार्ट तक पहुंचता है या हर सेल तक पहुंचता है, तो वहाँ सेल में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। देखिए, अगर हम रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करें तो बहुत से स्टूडेंट्स, कई टाइम जब मैंने क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में पूछती थी, है ना, तो बहुत से स्टूडेंट टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना बताते हैं। अब देखिए, रेस्पिरेशन सिर्फ इतना नहीं है, ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना है। इट इज़ नॉट अ रेस्पिरेशन, दिस इज़ द ब्रीथिंग। ये कौन सी प्रोसेस होती है, ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये होता है ब्रीदिंग। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज intake or oxygen is involved and the evolution of carbon dioxide and the oxidation of the food material, or we say that the oxidation of food material in the presence of the oxygen, है ना, and the release of
एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी क्या लिबरेट होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन कहलाती है। अब यदि मैं रेस्पिरेशन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो रेस्पिरेशन जो है मेनली 2 टाइप का होता है, मतलब 2 टाइप जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के होते हैं। फर्स्ट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एयर, एरोबिक आ रहा है एयर, तो जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन ली जा रही है। और दूसरा है एनएरोबिक। एनएरोबिक मतलब क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगी। तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का हो गया, एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग अलग तरह से प्रोसेस या पाथवे को फॉलो करते हैं, है ना। डिफरेंट वे से ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाएगी, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो कहलाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन, और यदि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो जो कहलाती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। रेस्पिरेशन 2 प्रोसेस में कंप्लीट होता है, पहला होता है नॉर्मल ब्रीदिंग और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, एक होगा ब्रीदिंग, दूसरा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में क्या होगा, सिंपल ऑक्सीजन का लेना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है C6H12O6, ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्लस एनर्जी, ये जो है ये प्रोड्यूस्ड होता है। तो इस तरह से क्या होता है, रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। अब देखिए अगर हम रेस्पिरेशन का पाथवे देखें तो रेस्पिरेशन का पाथवे क्या होगा, यहाँ पर यदि जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन आ गया। अब नॉर्मल क्या होता है, जब भी बॉडी में या सेल में ग्लूकोज जाता है तो फर्स्ट स्टेप तो होती है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक जैसी होती है या सारी सेल्स के लिए एक जैसी होती है। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, C6 आ रहा है ना, C6H12O6, तो ग्लूकोज जो है वो क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये जब 6 कार्बन मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में मतलब सेल के अंदर जा रहा है, देन इट कन्वर्ट इनटू पाइरूवेट प्लस 3 कार्बन मॉलिक्यूल। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइरूवेट में, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब 6 से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, है ना। अब यहाँ से जो प्रोसेस होती है वो हर ऑर्गेनिज्म या हर सेल के लिए अलग अलग हो जाती है। अलग अलग तरह की सेल में अलग अलग अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे ये प्रोसेस जो है वो डिफ़र हो जाती है। किस तरह से डिफ़र होती है, सबसे पहले हम ईस्ट सेल में देखें। ईस्ट सेल से यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कौन करते हैं, जनरली बैक्टीरिया करते हैं, ईस्ट सेल करती हैं, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो यदि एनएरोबिक है मतलब वहाँ क्या है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। अब यदि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। एथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल, एथिल अल्कोहल जिसको बोलते हैं, C2H5OH, ये क्या है, एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल जिसे कहते हैं। देन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही है। एनर्जी तो यहाँ भी प्रोड्यूस हो रही है, बट जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में जनरेट होती है उसके कंपैरिजन में ये जो एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट सेल में हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है या बाय प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एनर्जी बन रही है। देन हम आ रहे हैं, सेकेंड है लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कई बार हमारी मसल सेल में होता है। किस तरह से होता है, आप एकदम रनिंग करके आए, एकदम हैवी एक्सरसाइज कर ली या बहुत ज़्यादा इस तरह से हैवी कोई वर्क कर लिया तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंचा पाती है। तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कई बार एकदम चक्कर आ जाते हैं या मसल्स क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं, हमारी मसल सेल में होता है। तो ये जो होगा ये मसल सेल में होगी। अब इस कंडीशन में यहाँ देखो ऑक्सीजन तो है बट क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो यदि लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो प्रोडक्शन क्या होगा, लैक्टिक एनर्जी प्लस एनर्जी।
ये जो लैक्टिक एसिड है, यही जो लैक्टिक एसिड है मेन मसल्स क्रैम्प्स का कारण है। अब यहाँ भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बट ये एनर्जी भी क्या है, एज़ कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ही कम है। तो ये सेकंड मैकेनिज्म हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार कई तरह से पूछा जाता है ये मैकेनिज्म ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, अलग अलग तरह से किस तरह से इसका ब्रेकडाउन होता है। देन जो थर्ड मैकेनिज्म है, थर्ड मैकेनिज्म में क्या है, नॉर्मल तरीके से होगा, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म जो है इसके बाद यहाँ पर पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ। देन अब जो प्रोसेस कंटिन्यू होगी या कंप्लीट होगी वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। आपको पता है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि इन द माइटोकॉन्ड्रिया ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और एनर्जी जनरेट होती है। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होगी वो सफिशिएंट होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये एनर्जी एज कंपेयर टू एनएरोबिक या लैक ऑफ ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कई ज़्यादा होगी, और इसी एनर्जी से हम सब वर्क डन करते हैं। और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है ना। तो यहाँ पर हम देखें एक बार फिर से थॉरोली रिवाइज कर लेते हैं किस तरह से हो रहा है। फर्स्ट ग्लूकोज जो है वो साइटोप्लाज्म में, ये सारी सेल में कॉमन होता है, देन पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। अब आगे की प्रोसेस जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है कि कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं। यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब यीस्ट सेल में प्रोसेस है, तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी, है ना। अब ये जो एथेनॉल है इसी का प्रोडक्शन, इसी का यूज़ जो है वो फर्मेंटेशन में किया जाता है, अल्कोहल प्रोडक्शन में किया जाता है ना। तो वो जो प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की, ये फर्मेंटेशन की ही प्रोसेस है। दरअसल ये जो रिएक्शन है यीस्ट सेल के थ्रू, ये फर्मेंटेशन की ही प्रोसेस है ना। तो ये याद रखिएगा, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। दूसरा वाला ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में है, पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ। अब यदि लेक ऑफ ऑक्सीजन है हमारी मसल सेल्स में, तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगी, और ये जो होंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम होगी, और इसी के कारण मसल्स क्रैम्प्स जो हैं वो हो जाता है। तीसरे में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये जो प्रोसेस होती है आगे के पाइरूवेट के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, साथ ही सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। अब ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में है। हम आगे एटीपी के बारे में और किस तरह से ये प्रोसेस होती है ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग ये वीडियो देखिए, बार बार देखिए, समझिए। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप बोर्ड के हिसाब से बार बार देख के अच्छे से समझिए, क्योंकि रेस्पिरेशन में से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। ये पाथवे जो आज मैंने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे है, आगे तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको काम देगा, इसलिए इसे अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच।